सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे हम लेकर आ गए हैं महार सत्याग्रह की पूरी पृष्ठभूमि। किस तरह से महार सत्याग्रह का पहला दिन क्या क्या कुछ होता है। पहले दिन 25 दिसंबर 1927 को, क्योंकि महार सत्याग्रह का आंदोलन बाबा साहब ने उसी दिन तय कर लिया था जब चवदार तालाब का आंदोलन किया था 19 और 20 मार्च 1927 को। तब से लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से एक विशाल यूं कहें कि प्रचार प्रसार किया गया इस सत्याग्रह के सफलता के लिए। और हम आपको बता दें, आज का चूंकि पहला दिन है 25 दिसंबर 1927 और 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह के अंतर्गत क्या कुछ होता है, कैसे बाबा साहब महाराष्ट्र से महार पहुंचते हैं, वो कार्यवृत्ति लेकर हम उपस्थित हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई महार सत्याग्रह करने के लिए, वो ये कि जहां पर कार्यक्रम होना था वहां जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो संपूर्ण जगह एक तरह से उच्च वर्ग के लोगों की थी, अधिकांशतः उच्च वर्ग के लोगों की थी। ऐसे में किसने जगह दी कार्यक्रम करने के लिए और किस तरह से कार्यक्रम सफल हुआ, ये आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम पूरी कार्य योजना रखने वाले हैं आपके सभी के समक्ष। आपसे निवेदन बस इतना है कि इन परेशानियों, इन कठिनाइयों में किन कठिनाइयों में बाबा साहब ने सत्याग्रह आंदोलन किया और क्या कुछ हम सीख सकते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, इसके लिए आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक देखना होगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसे आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि महार सत्याग्रह की आप पृष्ठभूमि अगर समझना चाहते हैं, आखिर क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किस तरह से महार सत्याग्रह सफल बनाने के लिए बाबा साहब ने एक रणनीति बनाई थी, आज सब कुछ लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम आपको बता दें, ये जो महार सत्याग्रह परिषद की पूरी कार्य योजना है, ये और पूरा कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसलिए ये लंबा कार्य योजना है। महार सत्याग्रह परिषद की कार्य योजना पेज नंबर यहाँ पर हम देख रहे हैं 94 से लेकर 128 तक है। ऐसे में इस पूरी कार्य योजना को हम 9 भागों में लेकर आप तक उपस्थित हो रहे हैं। आज दूसरा दिन है, यूं कहें कि दूसरा भाग है इस कार्य योजना का, महार सत्याग्रह का। तो महार सत्याग्रह को अगर आप जानना चाहते हैं, बारीकी से समझना चाहते हैं, तो निश्चित है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, BBIC, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज महार सत्याग्रह परिषद जो विषय है, हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से जो दूसरा भाग है वो पृष्ठ संख्या 98 से 100 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। अन्य भागों को लेकर हम शीघ्र क्रमशः आते रहेंगे। नियमित सुबह 5 बजे यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको प्राप्त हो रहा है। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब का आगमन महार में कैसे होता है। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य 200-250 लोग मुंबई से 24 दिसंबर 1927 की सुबह पद्मावती नाव में सवार होकर निकले। मुंबई के राजमाने शिव तरकट, धोंडी, नारायण, गायकवाड़, काम्बली, गंगा बड़े, बनमाली, पुणे के राजभोज, नासिक के भावराव गायकवाड़ आदि स्पृश्य नेता उपस्थित थे। उनके साथ स्पृश्य लोगों में से सोशल सर्विस लीग के कार्यकर्ता, सहस्त्रबुद्धे और समता संघ के प्रधान बंधु भी शामिल हुए। ब्राह्मणोत्तर के संपादक राजमाने देवराव नाइक बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। सत्याग्रही लोग बंदरगाह पहुंचने के पूर्व ही बंदरगाह पर उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए वहां कई लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने नेताओं का स्वागत फूलों के हार पहनाकर और गुलदस्ते देकर किया। महार सत्याग्रह के जयघोष से किनारा गूंज उठा। 9 बजे पद्मावती नाव मुंबई से निकली थी, जो शाम 5:30 बजे हरेश्वर बंदरगाह में पहुंची। रात में जितने भी बंदरगाह मिले, हर जगह सत्याग्रह की जय हो, सत्याग्रह के जय के नारे लगते रहे।
कोलमांडला में स्वागत किस तरह से किया गया ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। धर्मतर से महाड़ जाना बहुत आसान था, लेकिन मोटर वाले लोगों ने अगर हड़ताल की तो मुंबई के लोगों के लिए 50 से 55 मील तक चलकर महाड़ पहुंचना असंभव होगा। इसलिए धर्मतर के रास्ते से न जाते हुए दासगांव की राह से आसान जाना मुंबई के सत्याग्रहियों द्वारा तय किया गया। कोलमांडला के लोग ये बात जानते थे। उन्होंने एक स्वागत कमेटी बनाई और मुंबई से आने वाले सत्याग्रहियों का स्वागत करने की सारी तैयारी कर ली। इस स्वागत कमेटी के अध्यक्ष श्री पांडुरंग बाबाजी मांडलेकर थे। कोलमांडला जैसे गांव में उन्होंने जैसा इंतजाम किया था वो इतना बढ़िया था कि वैसा इंतजाम मुंबई जैसे शहर में भी शायद नहीं होता। यहाँ लोगों ने सुखपूर्वक रात बिताई। सुबह नाश्ता करने के बाद 8 बजे दासगांव जाने के लिए अंबा नामक जहाज पे चढ़े और निकले। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में से खाड़ी और आसपास हरे भरे पेड़, इस तरह का बेहद सुंदर नज़ारा सूरज की रोशनी में मन को मोह रहा था। 12:30 बजे अंबा दासगांव पहुंची। वहां करीब 3000 लोग महाड़ जाने के लिए बाबा साहब के साथ तथा अन्य मुंबई के सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। साथ ही कुलाबा जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर फेरेंट, पुलिस इंस्पेक्टर फौजदार आदि पुलिस अधिकारी वहां उपस्थित थे। पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब और डॉक्टर अंबेडकर ने एक दूसरे से कुशल मंगल पूछा। फिर डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने पत्र सौंपा जिसमें लिखा था कि कलेक्टर साहब मिस्टर हुड आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर और श्री सहस्त्रबुद्धे फेरेंट साहब की मोटर में बैठकर महाड़ गए। जाने से पहले दासगांव में उपस्थित हुए लोगों को इकट्ठा कर बताया कि अनुशासनबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से महाड़ आए। ये बात बाबा साहब ने कही। हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश से यही सीख मिलती है कि जब हम कभी आंदोलन करें तो हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलें। बाबा साहब के इतने आंदोलन, जीवन में बाबा साहब सफल क्यों हुए, उसका कई कारणों में से एक कारण ये भी था कि बाबा साहब के द्वारा किए गए आंदोलन संवैधानिक होते थे, शांतिपूर्वक होते थे, अनुशासनबद्ध होते थे। ये सबसे बड़ा कारक है। दासगांव से महाड़ तक कैसे बाबा साहब पहुँचे, इसकी कहानी लेकर हम आज तक पहुँचे हैं। दासगांव बंदरगाह से महाड़ करीब 5 मील की दूरी पर है। डॉक्टर अंबेडकर श्री सहस्त्रबुद्धे के जाने के बाद श्री शिवतरकर और प्रधान बंधुओं ने वहाँ इकट्ठा हुए सत्याग्रहियों को डॉक्टर बाबा साहब की हिदायतें ध्यान में रखने की विनती की। बाबा साहब की हिदायत थी कि अनुशासनबद्ध ढंग से आपको कार्यक्रम स्थल पहुँचना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 लोगों की कतार बनाकर उपस्थित लोगों की मानो सेना बना दी। इस प्रचंड थल सेना का जुलूस हर हर महाड़ सत्याग्रह, जय जय भीम का नारा लगाते हुए आदि घोषणाएं करते हुए आगे निकली। इस जुलूस कुछ नीति पर वाक्य लिखी, जुलूस में कुछ पट्टियाँ बनी थी, पट्टियों पर नीति वाक्य लिखे हुए थे। 20-25 ऐसी तख्तियाँ थीं। बहिष्कृत में हितकारिणी सभा के स्वयं सेवक दल का बैंड बज रहा था, सत्याग्रह के गीत गाए जा रहे थे। इस तरह ये जुलूस महाड़ पहुंचा। पुलिस सुपरिंटेंडेंट इस जुलूस के आसपास ही चक्कर काट रहे थे। तय रास्ते से ये थल सेना जब सत्याग्रह की छावनी के पास पहुंचा तब श्री अनंतराव चित्रे सामने आए और उन्होंने वहां से दिखाई दे रहे रायगढ़ किले की ओर इशारा कर इस कार्य में यश प्राप्ति के लिए श्री शिवराय और जीजा माता का जयकार करने के लिए कहा। उस जयकार से चारों दिशाएं गूंज उठी। सभी लोगों में वीरता का संचार हुआ। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने सत्याग्रह छावनी में प्रवेश किया। परिषद का अधिवेशन का जो पहला दिन है, आखिर पहला दिन 25 दिसंबर 1927 आ ही गया, जिसका बेसब्री से इंतजार सभी लोग कर रहे थे। सामान्य सत्य, इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। मान लीजिए जिन साथियों ने बीच में ही स्किप कर दिया होगा आधा वीडियो सुनने के बाद में, तो परिषद का पहला दिन 25 दिसंबर 1927 को क्या कुछ होने जा रहा है, इससे वो वंचित हो गए होंगे। आप अगर यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं, सच्चे डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। ये इसमें किसी तरह का हमें कोई संदेह नहीं है।
तो इसलिए सम्मानित साथियों, इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। महर के स्पृश्य लोगों द्वारा योजनाबद्ध, स्पृश्य लोगों द्वारा ध्यान दीजिएगा, योजनाबद्ध षड्यंत्र रचकर परिषद के कामों के लिए सामग्री न मिल पाने के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है। किस तरह से जहां कार्यक्रम स्थल था वहां आसपास गाँव में किस तरह से उन्होंने दुष्प्रचार कर रखा था स्पृश्य लोगों ने, जिससे बहुत सारी सामग्री मिलना कठिन हो गया था। बावजूद इसके चूंकि बाबा साहब प्रतिबद्ध थे कार्यक्रम करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, इसलिए बाबा साहब की प्रतिबद्धता के सामने सब कुछ फेल हो जाता है। किस तरह से बाबा साहब के समक्ष कठिनाइयाँ परेशानियाँ पैदा की गई, ये यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया गया है। इसलिए कार्यक्रम का पंडाल खड़ा करने के लिए जगह मिल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। महार शहर और आसपास की सभी जगह जो भूमि है वो गुर्जर ब्राह्मणों की थी, इसलिए वे बड़े खुश हो रहे थे कि परिषद करने वालों की छुट्टियां अपने हाथों में होने के कारण उन्हें अब नाकों चबाने पड़ेंगे। लेकिन पास ही में फतेह खान नामक मुसलमान की ज़मीन थी। अब आप देखिए किस तरह से एक बार पुनः यहाँ पर हमें मुस्लिम समुदाय का बड़ा साथ मिला। उन्होंने परिषद को सभा का आयोजन करने के लिए खुशी खुशी अपनी ज़मीन दे दी। खबर जब गुर्जर ब्राह्मणों तक पहुंची तब उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। उन्होंने कसम खाई थी कि जो भी हो इस परिषद को हम होने ना दें। इसलिए उन्होंने फतेह खान के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन कर दिया। अस्पृश्य लोगों को परिषद के लिए जगह न दें ये कहकर उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन उनकी एक न चली। दिया हुआ वचन मैं कभी नहीं तोड़ूंगा ये कहकर उन्होंने उन सभी याचकों को चलता कर दिया। इस प्रकार पाई गई जगह पर 7 से 8 हजार लोग बैठ पाए, इतना विशाल पंडाल खड़ा किया गया था। लता पत्तियों से उसे सजाया गया था। आसपास कुछ तख्तियां लटकाई गई थी जिन पर निम्नलिखित घोषणाएं लिखी थी। क्या घोषणाएं हैं जानना बेहद जरूरी है। पहली घोषणा, ब्राह्मण अथवा महार हो मैं नहीं आंकता किसी को भी कभी। दूसरा, इस सृष्टि में जो दिव्य है वो है इंसानियत। तीसरा, आप न गर्व करें ऊंची जात मिलकर सब, शुक्र शोणित के खदाने आप और हम हैं एक ही योनिजन है। चौथा, विश्व में दुनिया वैष्णव धर्म, भेदा भेद ब्रह्म अमंगलम, ईश्वर सब भूतान हृदय अर्जुन तिष्ठति, सती बनने की कसम अगर खाई जिंदगी दांव पर लगाएं। जीतने का व्रत जिसने लिया वह मरने के डर से पीछे ना हटे। बहुत बड़ा क्रांतिकारी उद्घोष किया, ये लिखा है यहाँ पर तख्ती पर, आप समझें। जीतने का अगर आपने व्रत लिया है तो मरने से डरना नहीं चाहिए। ऐसी कैसी छुआछूत, छूते ही होते अपवित्र। ये धर्म युद्ध है, अब तुम न करो तो कैसे चलेगा। सत्याग्रहियों को किस तरह से यहाँ पर आंदोलित किया बाबा साहब ने। ऐसा करो तो स्वधर्म कीर्ति को डुबोगे, पाप को स्वीकारोगे, मरोगे लेकिन नाम होगा। इस धरा से सन्मुख जो समस्या होगी खड़ी, उस चुनौती का जमकर उसको निपटारा करना होगा। इसलिए उठो साथियों, दृढ़ निश्चय करें पूर्णतः रण युद्ध का। अब तक तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि सोच में अब पड़े हो, स्वधर्म को भूले हो, तैर कर पार होना है जरूरी। अंदर केवल मिस्टर गांधी की एक तस्वीर थी। मंडप के दरवाजे में मनुस्मृति के दहन के लिए एक बढ़िया तरीके से सजी वेदी तैयार की गई थी। मनुस्मृति का दहन किए जाने के कारण जिन ब्राह्मण ग्रस्त लोगों को गुस्सा आया था वे कहते फिर रहे हैं कि सत्याग्रह कर नहीं पाए, इसलिए अब आ ही गए हैं तो कुछ करना तो होगा ही। ये सोचकर डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाने का उपक्रम किया है। असल में पंडाल खड़ा करते समय ही मनुस्मृति जलाने के लिए वेदी भी तैयार की गई थी। जो ये जान लेंगे उनके मन में दुविधा नहीं होगी। असल में मनुस्मृति जलाने का निश्चय ऐन समय पर तय नहीं किया गया था, वह पहले से तय कार्यक्रम था। परिषद के तय कार्यक्रमों में वह शामिल था। ये आगे दी जा रही परिषद की सूची से जाहिर होगा। महार सत्याग्रह परिषद कार्यक्रम दिनांक 25 दिसंबर 1927 सुबह 10 बजे अध्यक्ष का भाषण होता है। बाद में ये कार्य योजना है, सुबह 10 बजे अध्यक्ष का भाषण होगा। बाद में परिषद के सभी लोग तालाब पर जाकर पानी भरकर ले आएंगे। दोपहर 12:30 बजे भोजन होगा। बाद में 3 बजे मनुस्मृति का दहन होगा और इसके बाद समयोचित भाषण होगा। उसके बाद अधिवेशन में उपस्थित सदस्य एक बार फिर तालाब पर जाकर पानी भर कर ले आएंगे। रात 7:30 बजे अल्पाहार होगा। बाद में कीर्तन और सत्यशोधक तमाशा होगा। दिनांक 26 दिसंबर 1927 को सुबह 10 बजे जाति की अंतर व्यवस्था में सुधार लाने के बारे में प्रस्ताव
बाद में पूरी परिषद तालाब पर जाकर पानी भरकर ले आएगी। दोपहर 12:30 बजे भोजन, उसके पश्चात 3 बजे सार्वजनिक प्रस्ताव और फिर एक बार कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी लोग चबदा तालाब पहुंचकर वहां से पानी भरकर लाएंगे। केवल 250 लोग रुके रहेंगे और वे 2 जनवरी 1928 तक पानी भरने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। विशेष सूचना इस अवसर पर बेहद विनम्रता से और शांतिपूर्वक बर्ताव करने की सत्याग्रह कमेटी की विनती है। सत्याग्रह के लिए आए लोगों को उम्मीद है कि वे हालात कैसे भी क्यों न हो, लोगों को उम्मीद है कि वे हर हाल में शांति भंग नहीं होने देंगे। आपका विनम्र सीताराम रामदेव शिवतरकर, सचिव सत्याग्रह कमेटी। क्रमशः आगे तीसरा भाग लेकर हम जरूर आएंगे। आगे क्या कुछ होता है, कैसे सत्याग्रह होता है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, पूरा यहाँ पर ब्यौरा लेकर हम उपस्थित होंगे। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और 9वें भाग तक सभी भागों को आप जरूर देखिएगा। पूरा सत्याग्रह बारीकी से यहाँ पर समझने का एक सुनहरा अवसर आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से आपको मिल रहा है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जिसके लिए SBI अकाउंट IFC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिया गया, जो कि सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में बन रहा है, निर्माणाधीन है। आप भी अगर बहुमूल्य योगदान करना चाहते हैं, अपना धम दान करना चाहते हैं इस ऐतिहासिक निर्माण में, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पुनः लेकर आएंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश, लेकिन हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।